पूरे देश में प्री समनिंग की दुनिया में पहुंचने के बाद शहर के बीचों बीच हर तरह के प्री समन उड़ रहे थे। मुझे लगा था कि एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते मैं एस ग्रेड प्री समन जागृत कर लूंगा, लेकिन किस्मत ने शुरुआत से ही धोखा दे दिया। मेरा जन्म झुग्गी बस्ती में हुआ, सिर पर 30 लाख का कर्ज था और जो प्री समन जागा वह सिर्फ एफ ग्रेड मच्छर था। नॉर्थ सिटी की झुग्गी बस्ती की एक सुनसान गली में मुझे फटे बोरे की तरह लात मारकर उछाल दिया गया। मेरा शरीर जोर से दीवार से टकराया, लेकिन गरजते बादलों की आवाज में टक्कर की ध्वनि दब गई। कई बार दीवार से टकराने के बाद पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। दर्द इतना भयानक था कि चीखने की ताकत भी नहीं बची। मैं बस मुंह खोलकर टूटी हुई धौंकनी जैसी कराह निकाल पा रहा था। मेरे सामने एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में ठोस मिश्र धातु का बेसबॉल बैट था, जिसके सिरे से अभी भी खून टपक रहा था। उसके पीछे आधे इंसान जितना ऊंचा एक अर्थ ग्रेड आयरन स्किन जंगली सुअर अपने खुर रगड़ रहा था और उसकी लाल चमकती आंखें जमीन पर पड़े मुझ पर टिकी थीं। वह आदमी नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड लोन शार्क का गोल्ड मेडल फाइटर जाओ हूं था, जबकि मैं सिर्फ 18 साल का, माँ बाप से अनाथ, 30 लाख के सूदखोर कर्ज में डूबा हुआ और पूरे स्कूल का सबसे कमजोर इंसान था। झाओ हू मेरे पास आया और मेरे हाथ पर पैर रखकर बोला, आज तुम्हारे जागरण का दिन था ना? पूरे शहर में खबर फैल चुकी है। हमारे यंग मास्टर वांग जागरण मंच पर आधे घंटे तक बैठे रहे, लेकिन जिस अंडे से बीस्ट निकलना था वह जरा भी नहीं फूटा। आखिर उसे मृत अंडा घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ में पड़ा दांत भींचे रहा, एक शब्द नहीं बोला और लगातार उसकी गर्दन को घूरता रहा। मेरी नजर देखकर झाओ हूं भड़क गया। उसने बैट ऊपर उठाया। उसका आयरन स्किन जंगली सुअर भी मालिक की हत्या की इच्छा महसूस करके उत्साहित दहाड़ा और मुझे कुचलने दौड़ पड़ा। तभी मेरी छाती से लगा हुआ वह दूसर मृत अंडा फिसलकर बाहर गिर गया। झाओ हू का वार मेरे घुटने तोड़ने के लिए था, लेकिन बैट मेरे माथे को छूता हुआ निकल गया और मांस का बड़ा हिस्सा उधेड़ गया। मेरा चमकता लाल खून ठीक उसी मृत अंडे पर गिरा। खून बहा नहीं, बल्कि स्पंज की तरह अंडे के खोल में समा गया। अगले ही पल वह पूरा खून अंडे ने सोख लिया। तभी मेरे धुंधले होते होश में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी। उच्च अनुकूलता वाला जीन नमूना मिला। होस्ट के जीवन संकेत अत्यंत कमजोर। फोर्स्ड एक्टिवेशन शुरू। मैंने झटके से आंखें खोली। कीचड़ में पड़ा वह मृत अंडा अचानक बेहद अजीब लाल रोशनी छोड़ने लगा। झाओ हू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी अपने जंगली सुअर को आदेश दे रहा था। सुअर पूरी रफ्तार से मेरी ओर दौड़ा। उसके नुकीले दांत मेरे पेट से आधा मीटर भी दूर नहीं थे। तभी एक मच्छर दिखाई दिया। वह इतना छोटा था कि जैसे उसे ठीक से खाना भी न मिला हो। सिस्टम की आवाज फिर आई। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय। रिओनर्गनाइजेशन ओवरलॉर्ड सिस्टम बाइंड हो चुका है। प्रारंभिक प्रजाति एफ ग्रेड ब्लडस्कर मच्छर। विशेषताएं डिफेंस की अनदेखी, घातक जहर। मैंने मन ही मन पहला आदेश दिया, उसे मार डालो। वह छोटा सा मच्छर हवा में ऐसी लाल लकीर बनाकर उड़ गया जिसे आंखें पकड़ भी नहीं सकती थीं। उसने जंगली सुअर की लोहे जैसी पीठ पर हमला नहीं किया, बल्कि वी आकार की गाइडेड मिसाइल की तरह सीधा उसके कान के अंदर घुस गया। दौड़ता हुआ सुअर अचानक जम गया। उसकी खूंखार आंखों में पल भर में डर भर गया। उसने पागलों की तरह सिर झटका और दर्दनाक चीखें मारने लगा। झाओ हू का चेहरा उड़ गया। उसने मानसिक लिंक से अपने बीस्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे वापस सिर्फ असहनीय दर्द और दिमाग मथने जैसी अराजकता महसूस हुई। सिर्फ 3 सेकंड में वह डी ग्रेड आयरन स्किन जंगली सुअर, जिसकी पहचान उसकी जबरदस्त रक्षा शक्ति थी, उसके नथुनों और मुंह से काला खून बहने लगा और उसका विशाल शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। झाओ हू के हाथ कांपने लगे। उसने लाश देखी, फिर मुझे देखा जो धीरे धीरे कीचड़ से उठ रहा था। मैंने ठंडी हंसी के साथ अपना दायां हाथ उठाया, तर्जनी उंगली सीधी की तो एक काला लाल मच्छर शालीनता से मेरी उंगली पर आकर बैठ गया और अपने पंख संवारने लगा। मैंने कहा, इसका नाम मिंग हे है, यही मेरा बीस्ट है। झाओ हू की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बेतुका मजाक सुना हो, लेकिन जमीन पर पड़ी लाश उसे हंसने नहीं दे रही थी। मैंने भारी आवाज में कहा, चाहे दिव्य ड्रैगन ही क्यों ना हो, अगर उसके दिमाग में एक सुई घुस जाए तो उसे भी मरना पड़ेगा। मैंने अपनी उंगली पर बैठे हल्की लाल चमक वाले मच्छर को देखा। उसकी भूख मुझे साफ महसूस हो रही थी। फिर मैंने सिर उठाकर पीछे हटते झाओ हू की ओर देखा और कहा, अब जब आ ही गए हो तो जाओ मत, मेरा मच्छर अभी पेट भरकर नहीं खाया। तब तक झाओ हू भी संभल चुका था। बीस्ट मर चुका था, लेकिन वह खुद अभी भी ताकतवर आदमी था, जबकि मैं गंभीर रूप से घायल हाई स्कूल का छात्र था। वह दहाड़ते हुए बैट लेकर मेरी ओर दौड़ा। मैं वहीं खड़ा रहा, बस हल्के से उंगली चटकाई। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसे अपनी गर्दन पर हल्की ठंडक महसूस हुई और अगले ही पल पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। फिर गले में कुछ फंसने जैसा एहसास हुआ और सांस रुकने लगी। बैट उसके हाथ से गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों से गला पकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और मुंह से सिर्फ हांफने की आवाजें निकलने लगीं। उसकी मांसपेशियां देखते देखते सूखने लगीं। 10 सेकंड बाद वह घुटनों के बल गिरा और सूखी चमड़ी की खाली थैली बन गया। मैं दीवार के सहारे बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मैंने अपनी उंगली पर लौटे उस मच्छर को देखा जिसका पेट अब चमकदार लाल हो चुका था। मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मैं जोर से हंस पड़ा। यही ताकत है, ऐसी ताकत जिसके बाद किसी की शक्ल देखने या किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं रहती। मैंने जीभ से होंठों पर लगा बारिश का पानी और खून छाटा। मेरी आंखों में पागलपन भरने लगा। अगर मैं काफी लोगों को मार दूं तो एक मच्छर भी इस दुनिया के ड्रैगन और फेनिक्स को घुटनों पर झुकाकर मुझे पूर्वज कहने पर मजबूर कर सकता है। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बिना किसी दया के लाश को पार करके आगे बढ़ गया। तियानलान नंबर 1 बीस्ट अकादमी के मुख्य द्वार पर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। शानदार यूनिफॉर्म पहने छात्र छोटे छोटे समूहों में खड़े थे और उनके साथ तरह तरह के बीस्ट थे। मैं
अपनी पुरानी शेयरिंग साइकिल से उतर आई था कि एक तीखी आवाज सुनाई दी। महंगे कॉम्बैट सूट पहने कुछ लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए। सबसे आगे पीछे की ओर कंघी किए बालों वाला एक मोटा लड़का था जिसका नाम लियू क्यांग था। वह ली याओतियान का सबसे बड़ा चमचा था और उसने सी ग्रेड का दाली डेमन ऐप जागृत किया था। लियू क्यांग जोर जोर से हंसने लगा और उसके पास खड़ा डेमन ऐप भी अपनी छाती पीटकर चुनौती भरी दहाड़ लगाने लगा। आसपास के छात्र रुक गए और तमाशा देखने लगे। उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। मैंने बिना कोई भाव दिखाए साइकिल लॉक की और उनकी ओर देखा तक नहीं। पिछली रात की शिकार ने मुझे एक बात अच्छी तरह सिखा दी थी, इस दुनिया में इज्जत मांगने से नहीं ताकत से मिलती है। लेकिन अभी मैं स्कूल के गेट पर हमला नहीं कर सकता था। स्कूल के नियम बेहद सख्त थे। किसी की हत्या करने पर कानून लागू करने वाली टीम तुरंत पहुंच जाती और अभी मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि मैं पूरे देश की ताकत का सामना कर सकूं। मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, रास्ता छोड़ो। मेरी बेरुखी देखकर लियू क्यांग भड़क गया। उसने हाथ हिलाया तो उसका विशाल डेमन ऐप आगे बढ़कर पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़ा हो गया। भीड़ जोर से हंसने लगी। मैं रुका, हल्का सा सिर उठाकर उस लगभग 2 मीटर ऊंचे डेमन ऐप को देखने लगा। मेरा दायां हाथ जेब में था और तर्जनी उंगली आदतन हल्के हल्के रगड़ रही थी। यही मेरी हमला शुरू करने की आदत थी। मिंग हे मेरी आस्तीन के अंदर छिपा हुआ था और वह मेरे इरादे को महसूस करके उत्साह से अपने मुख भाग रगड़ रहा था। मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि उसकी दोनों आंखें फोड़ने में 3 सेकंड लगेंगे या पैरों की नसें काटने में 5 सेकंड। तभी एक ठंडी और घमंडी आवाज ने पूरे तमाशे को रोक दिया। भीड़ तुरंत शांत हो गई और अपने आप बीच में रास्ता बन गया। एक उड़ने वाली लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी, दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। उसके कंधे पर एस ग्रेड का बीस्ट बैठा था। लियू क्यांग तुरंत चापलूसी भरे चेहरे के साथ बोला, अरे ली यंग मास्टर, मैं तो बस इस आदमी को सबक सिखा रहा था जिसने अकादमी की बदनामी कर दी। ली याओतियान ने अपने कंधे पर बैठे ड्रैगन अंडे को सहलाते हुए शांत स्वर में कहा, क्या शेर सड़क के आवारा कुत्तों की परवाह करता है? आज नए छात्रों की परीक्षा का दिन है, ऐसे इंसान पर अपनी ताकत बर्बाद मत करो। चलो। इतना कहकर वो बिना मेरी ओर देखे मेरे पास से निकल गया। जाते जाते लियू क्यांग ने मुझे घूर कर कहा, आज तेरी किस्मत अच्छी है, दोपहर की कॉम्बैट परीक्षा में मिलते हैं। भीड़ धीरे धीरे छूट गई। मैं वहीं खड़ा ली याओतियान की पीठ को देखता रहा और मेरे होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। शेर, आवारा कुत्ता, उम्मीद करता हूँ जब तुम्हारा ड्रैगन पूरा सूख कर लाश बन जाएगा तब भी तुम्हारा यही घमंड बना रहेगा। तियानलान अकादमी के पीछे का ट्रेनिंग क्षेत्र बड़ी संख्या में निम्न स्तर के खूंखार जानवरों को पालने के लिए बनाया गया था ताकि नए छात्र लड़ाई का अभ्यास कर सकें और अपने बीस्ट को खिला सकें। आमतौर पर छात्र समूह बनाकर अंदर जाते थे और उनके साथ शिक्षक भी रहते थे, लेकिन मैं अकेला ही मुख्य रास्ता छोड़कर घने जंगल के अंदर चला गया। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद था, अपनी सेना बढ़ाना। सिस्टम पैनल मेरे सामने खुल गया। होस्ट वांग बातियान, बीस्ट मिंग हे, इवोल्यूशन पॉइंट 60। वर्तमान मिशन, पहली इंसेक्ट स्क्वाड बनाओ। आवश्यकता 100 इवोल्यूशन पॉइंट और 50 किलोग्राम निम्न स्तर का मांस। मैंने हाथ बढ़ाया और कहा, बाहर आओ। मिंग हे काला लाल मच्छर भनभनाते हुए बाहर निकला और मेरे चारों ओर खुशी से उड़ने लगा। मैंने सामने झाड़ियों में बेर खा रहे एक विंड रनर खरगोश की ओर इशारा करके कहा, जाओ, वही तुम्हारा बुफे है। आम छात्रों के लिए उस खरगोश को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन लाल चमक की एक लकीर दिखाई दी और खरगोश को कान खड़े करने का भी मौका नहीं मिला। मिंग हे की मजबूत सूंड ने उसकी गर्दन तुरंत भेद दी और लकवा मारने वाला जहर उसके शरीर में चला गया। खरगोश वहीं जड़ हो गया। सिर्फ आधे मिनट में उसका शरीर पूरी तरह सूख कर गिर पड़ा। सिस्टम ने सूचना दी, F ग्रेड जी विंड रनर खरगोश का रक्त प्राप्त, इवोल्यूशन पॉइंट +2। मैंने भौहें सिकोड़ ली। बहुत धीमा है, इस रफ्तार से तो ली याओतियान का सामना करने में बहुत समय लग जाएगा। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट 50 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करके सिंगल यूनिट स्प्लिट फंक्शन अनलॉक कर सकता है। मिंग हे मदर यूनिट बनकर पहली बैच की वर्कर मच्छर पैदा करेगा। यही बात मैं सुनना चाहता था। मैंने बिना झिझक स्प्लिट शुरू कर दिया। खरगोश की लाश पर बैठा मिंग हे अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही क्षण बाद 10 लाल रत्न जैसे छोटे छोटे अंडे बाहर निकले। हवा के संपर्क में आते ही वे तुरंत फूट गए और उनसे साधारण मक्खी जितने आकार के लेकिन तेज सूंड वाले वर्कर मच्छर बाहर आ गए। वे मिंग हे जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी संख्या थी। मैंने अपने चारों ओर उड़ते कुल 11 मच्छरों को देखा और मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा जलने लगी। यह तो बस शुरुआत है। जाओ, इस पूरे जंगल में जो भी जिंदा है उसका सारा खून चूस लो। मैंने हाथ लहराया और 11 मच्छर 11 छोटे बम वर्षक विमानों की तरह अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। कुछ ही देर में पूरे जंगल के बाहरी हिस्से में अजीब सी खामोशी छा गई। बिलों में छिपे चूहे, पेड़ों पर लिपटे हरे सांप और रास्ते से गुजरते जंगली सूअर, कोई भी बच नहीं पाया। बड़े जानवरों के लिए एक मच्छर सिर्फ हल्की खुजली जैसा होता, लेकिन जब 10 मच्छर एक साथ हमला करते तो वह ऐसी यातना बन जाती जिससे बचाव असंभव था। सिस्टम पर इवोल्यूशन पॉइंट लगातार बढ़ने लगे। +1, +2, +5 संख्या पागलों की तरह ऊपर चढ़ती गई। आधे घंटे बाद मैं एक चट्टान पर बैठा था। मेरे पैरों के पास सूखी हुई छोटी छोटी राक्षसी जानवरों की लाशों का ढेर लगा था और मेरे चारों ओर उड़ने वाले मच्छरों की संख्या 11 से बढ़कर 100 हो चुकी थी। अब वे कुछ कीड़े नहीं थे, बल्कि काले धुएं जैसे भयावह झुंड में बदल चुके थे, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यही इंसेक्ट रेस की सबसे डरावनी क्षमता थी, स्नोबॉल इफेक्ट। जब तक
खून और मांस मिलता रहेगा, वे कभी खत्म नहीं होंगे और हमेशा बढ़ते रहेंगे। मैंने सिस्टम में जमा हो चुके 500 इवोल्यूशन पॉइंट देखकर नरसंहार रुकवा दिया। संख्या अभी के लिए काफी है, अब मुझे क्वालिटी चाहिए। मैंने मदर यूनिट मिंगहे की ओर देखा। लगातार खून चूसने और स्प्लिट होने के कारण उसका आकार पहले से काफी बड़ा हो चुका था। तभी सिस्टम ने सूचना दी, इवोल्यूशन पॉइंट पर्याप्त है। मैंने आंखें सिकोड़ ली। जंगल के बाहरी हिस्से में सिर्फ F ग्रेड के जानवर थे। अगर E ग्रेड चाहिए तो और अंदर जाना पड़ेगा। उसी समय जंगल के गहरे हिस्से से अचानक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। उसके तुरंत बाद एक लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, ये म्यूटेटेड आयरन आर्मर राइनो है, ये पागल हो गया है। मेरे मन में हलचल हुई। आयरन आर्मर राइनो एक विशुद्ध E ग्रेड शिखर स्तर का खूंखार जानवर था। उसका शरीर बेहद मजबूत और रक्षा क्षमता असाधारण थी। मिंगहे के इवोल्यूशन के लिए उससे बेहतर सामग्री कोई नहीं हो सकती थी। जहां तक किसी की जान बचाने की बात थी, मैंने ठंडी हंसी हंसी और खड़ा हो गया। मेरे पीछे उड़ रहे 100 मच्छरों का झुंड काले लबादे की तरह मेरे साथ चल पड़ा। आज किस्मत सच में अच्छी है, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। मैं उन जोशीले नायकों की तरह नहीं था जो जोर से चिल्लाते हुए किसी लड़की को बचाने दौड़ पड़ते हैं। मैं एक धैर्यवान शिकारी की तरह पूरी तरह खामोशी से उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से हंगामा हो रहा था। मेरा इंतजार सिर्फ उस पल का था जब वह आयरन आर्मर राइनो लड़ते लड़ते लगभग पूरी तरह थक जाए। तब मैं सामने आकर आखिरी वार करूंगा और उसकी जान लेकर सारा फायदा खुद उठा लूंगा। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। वह डर के मारे पीछे मुड़ी। उसने उस नुकीले सींग को देखा जो स्टील की प्लेट तक भेद सकता था और जो उसकी ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ता चला आ रहा था। निराश होकर उसने आंखें बंद कर ली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन जिस असहनीय दर्द की उसे उम्मीद थी वह नहीं आया। उसकी जगह अचानक अनगिनत पंखों के एक साथ फड़फड़ाने की ऐसी तीखी आवाज गूंजी जिसने गैंडे की दहाड़ तक को दबा दिया। लिन वानर कांपते हुए आंखें खोलती है और अपने जीवन का सबसे अविस्मरणीय दृश्य देखती है। गैंडे का सींग उसकी नाक से 10 सेंटीमीटर भी दूर नहीं था, लेकिन वह मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं रुक गया था। पता नहीं कब उसका पूरा सिर नाखून जितने छोटे हजारों मच्छरों से घिर चुका था। आयरन आर्मर राइनो दर्द से पागलों की तरह चीखने लगा। वह अपना विशाल सिर झटकने लगा, जमीन पर सींग मारने लगा, पेड़ों से शरीर रगड़ने लगा, यहाँ तक कि जमीन पर लौटने भी लगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं कुछ दूरी पर पेड़ की डाल पर खड़ा था। दोनों हाथ जेब में थे और मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, जैसे कोई अमीर आदमी अखाड़े में जानवरों की लड़ाई का तमाशा देख रहा हो। मैंने मन ही मन आदेश दिया, पहली टीम उसकी आंखों और चेहरे के मुलायम हिस्सों पर हमला करे, दूसरी टीम उसकी नाक और सांस की नली बंद करे, तीसरी टीम कान के रास्ते सीधे दिमाग तक पहुंचे। मेरी उंगलियां पेड़ के तने पर लय में हल्के हल्के थपकी दे रही थीं। मेरे आदेश के साथ वह काला झुंड एक प्रशिक्षित सेना की तरह अनुशासन दिखाने लगा। लिन वानर जमीन पर बैठी स्तब्ध यह सब देख रही थी। कुछ ही देर पहले तक अजेय दिखने वाला वह खूंखार जानवर अब डूबते इंसान की तरह तड़प रहा था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि जोरदार धमाके के साथ आयरन आर्मर राइनो जमीन पर गिर पड़ा। धूल का बादल उठ गया। उसकी सांस अभी पूरी तरह नहीं टूटी थी। उसके पैर अब भी ऐंठन में फड़क रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक पूरी तरह बुझ चुकी थी। मैं पेड़ से छलांग लगाकर नीचे उतरा। मेरा काला कोट हवा में लहरा रहा था। मैंने लिन वानर की ओर देखा तक नहीं और सीधे उस तड़पते हुए शरीर के पास चला गया। वापस आओ, मैंने हल्के से हाथ उठाया। काला झुंड तुरंत अलग हुआ और फिर एक काली लाल धारा बनकर मेरे चारों ओर घूमने लगा। हर मच्छर का पेट ताजे खून से भरा हुआ था। वह सब उच्च गुणवत्ता वाले प्रथम स्तर के खूंखार जानवर का रक्त था। झुंड के बीचों बीच मदर यूनिट मिंगहे गैंडे के सींग की जड़ पर बैठा था और उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। सिस्टम की आवाज आई, उच्च गुणवत्ता वाले प्रथम स्तर के रक्त का अवशोषण 100% पूरा, इवोल्यूशन की शर्तें पूरी, प्रजाति उन्नयन शुरू। मेरी आंखों में दीवानगी चमक उठी। मानसिक लिंक के माध्यम से मैं उस उग्र ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर सकता था। मिंगहे के शरीर पर जमी काली लाल बाहरी परत टूटकर झड़ने लगी। उसके शरीर से भय पैदा करने वाला दबाव फैलने लगा। उसका आकार बहुत बड़ा नहीं हुआ, बस पहले से थोड़ा बड़ा होकर लगभग मुट्ठी जितना हो गया, लेकिन उसके 2 पंख अब 4 हो चुके थे और खून जैसे लाल उन पंखों के किनारे तलवार की धार जितने तेज थे। इवोल्यूशन सफल। नाम ब्लड एम्परर मॉस्किटो। स्तर प्रथम स्तर। नई विशेषता 1 सोनिक ब्लास्ट हाई फ्रीक्वेंसी शॉकवेव जो दुश्मन के अंदरूनी अंगों को चकनाचूर कर सकती है। नई विशेषता 2। तभी लिन वानर बोल उठी, हीरो ने जान बचाई है, अब क्या हमें एक दूसरे का शुक्रिया नहीं कहना चाहिए या कम से कम साथ लड़ना चाहिए? मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुप रहो। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। मेरे शरीर से आती खून की गंध ने उसे डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज तुमने जो कुछ देखा है, अगर उसका आधा शब्द भी किसी को बताया, जैसे यह कि मेरे पास इतने सारे मच्छर हैं, मैंने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी उंगली पर बैठा ब्लड एम्परर मॉस्किटो तेज भनभनाहट के साथ उड़कर उसकी भौहों के बीच आकर रुक गया। अगली बार इसकी यह सुई तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। लिन वानर का चेहरा एकदम सफेद
सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर सिर हिलाया। मैं नहीं बताऊंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। इस गैंडे को तुमने मारा है, सारी लूट तुम्हारी है। मैंने संतोष से सिर हिलाया और मुड़कर सफाई से गैंडे का सींग काट लिया। काले बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, इससे मेरा कुछ कर्ज उतर जाएगा और मैं अपने कीटों की सेना को खिलाने के लिए बहुत सारा सस्ता मांस खरीद सकूंगा। चलते हैं। मैंने हाथ हिलाया। मेरे पीछे मच्छरों का विशाल झुंड काले लबादे की तरह मेरे साथ जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। वहां सिर्फ लेन वानर और गैंडे की विशाल लाश रह गई। वो लाश को घूरती रही और अचानक उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ। जिस लड़के को पूरा स्कूल बेकार समझता था, उसने सिर्फ 1 मिनट में प्रथम स्तर के शिखर खूंखार जानवर को बेरहमी से मार डाला था। अब सब कुछ बदलने वाला था। तियानलान अकादमी के केंद्रीय युद्ध मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। यह नए छात्रों की सालाना प्रारंभिक परीक्षा थी। विशाल गोलाकार दर्शक दीर्घ छात्रों और शिक्षकों से भरी हुई थी। रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अगला मुकाबला कक्षा 3-2 का ल्यूक्यांग बनाम कक्षा 3-9 का वांग बातियान। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। अरे वही बदकिस्मत लड़का जिसने मृत अंडा निकाला था। सुना है उसका F ग्रेड मच्छर जागा है। इस मुकाबले की क्या जरूरत है? रेफरी अभी से हार घोषित कर दे। पूरे मैदान की हंसी के बीच ल्यूक्यांग घमंड से मंच पर चढ़ा। उसके पीछे 2.5 मीटर ऊंचा दाली डेमन एप खड़ा था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और वह अपनी छाती पीट कर जमीन हिला रहा था। उसने दूसरी ओर देखकर चिल्लाया। उसी समय सुरंग जैसे प्रवेश द्वार से शांत और स्थिर कदमों की आवाज आई। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। दोनों हाथ जेब में थे। धूप मेरे पीले चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मैं और भी बीमार सा दिखाई दे रहा था। मैंने ल्यूक्यांग की ओर देखा तक नहीं और सीधे रेफरी से पूछा, क्या मुकाबला शुरू हो सकता है? रेफरी ने भौहें सिकोड़ ली। उसे मेरा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे इस बेपरवाह रवैये से अनदेखा किए जाने पर ल्यूक्यांग गुस्से से पागल हो गया। उसका दाली डेमन एब जोर से दहाड़ा और तोप के गोले की तरह मेरी ओर झपटा। उसकी विशाल मुट्ठी पर मिट्टी जैसी पीली चमक लहराने लगी और भारी हवा का दबाव पैदा करते हुए वह सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरी। दर्शक दीर्घा में बैठी लड़कियां घबरा कर चीख उठी। सबसे ऊंची VIP सीट पर बैठे ली याओतियान हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमाते हुए होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लिए देख रहे थे। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, एक तरफा मुकाबला। लेकिन अगले ही पल पूरे मैदान के चेहरे जम गए। पहाड़ जैसी उस विशाल मुट्ठी के सामने मैंने न तो बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटा। मैंने बस हल्का सा सिर घुमाया और उंगलियां चटका दी। उसी क्षण लाल बिजली जैसी एक चमक ऐसी रफ्तार से निकली कि देखने वालों की आंखें उसका पीछा भी नहीं कर सकी। डेमन ऐप की मुट्ठी मेरी नाक से बस 1 इंच दूर थी, लेकिन वहीं रुक गई। उसका विशाल शरीर अभी भी हमला करने की मुद्रा में था, मगर उसकी खूंखार आंखों में पल भर में लाल रक्त रेखाएं फैल गईं। उसने मुंह खोलकर दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल उसके दोनों घुटने मुड़े और वह मेरे सामने भारी धमाके के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके माथे के बीचों बीच बस एक छोटा सा लाल बिंदु दिखाई दे रहा था। मैंने ऊपर से उसकी ओर देखते हुए कहा, यही है तुम्हारा C ग्रेड बीस्ट। फिर मैंने नजर उठाकर कुछ दूरी पर खड़े डर से सुन लियो कैंग को देखा। एक पारदर्शी खून जैसी लाल चमक वाला मच्छर डेमन एप के सिर के पीछे हवा में स्थिर मंडरा रहा था। अब भी कुछ क्षण पहले ही ब्लड एम्परर मॉस्किटो ने सुपरसोनिक रफ्तार से उसके माथे को आर पार भेद दिया था। एक ही झटके में उसकी मूवमेंट कंट्रोल करने वाली नसों को नष्ट कर दिया और सिर के पीछे से बाहर निकल आया था। पूरा मैदान मौत जैसी खामोशी में डूब गया। कुछ पल पहले तक मेरा मजाक उड़ाने वाले लोग अब गले दबे बत्तखों की तरह मुंह खोले खड़े थे, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि VIP सीट पर बैठे ली याओतियान के हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास भी कांप उठा। वह अचानक खड़े हो गए और उस लाल मच्छर को घूरने लगे। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये एक मच्छर है? नहीं, इतनी रफ्तार, इतनी भेदन शक्ति। मैं धीरे धीरे झुककर घुटनों के बल गिरे डेमन ऐप के चेहरे पर हल्के से थपकी देता हुआ बोला, सिर्फ शरीर बड़ा होने से क्या फायदा? फिर मैं खड़ा हुआ। मेरी नजर पूरे मैदान पर घूमी और आखिर में लियू क्यांग पर जाकर टिक गई, जिसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, अब भी चाहता है कि मैं तेरी पैंट के नीचे से निकलूं? लियू क्यांग के पैरों से ताकत निकल गई। वह सीधे जमीन पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मैं हार मानता हूँ, मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो। तब जाकर रेफरी ने कांपती आवाज में घोषणा की, विजेता कक्षा 3 से 9 वांग बातियान। मैं बिना किसी जश्न या तालियों की परवाह किए मुड़कर चला गया। ये जीत मेरे लिए किसी मायने नहीं रखती थी। ये तो बस शुरुआत थी। मुझे बच्चों के खेल जैसी जीत नहीं चाहिए थी। मैंने जेब में रखे उस वाइल्डरनेस ट्रायल आवेदन पत्र को हल्के से छुआ। वही जगह मेरा असली मंच थी। रात होने पर मैं तियानलान शहर की सीमा पर स्थित 7वें सैन्य प्रतिबंध क्षेत्र ब्लड डांस वेस्टलैंड पहुंच गया। विशाल सर्चलाइटें लगातार कंटीले तारों और वॉच टावरों के बीच घूम रही थी। यही मानव सभ्यता और जंगली दुनिया की सीमा थी। कंटीले तारों के बाहर अंतहीन आदिम जंगल फैला था, जहाँ पूरे साल हल्के जहरीले लाल धुएं जैसी धुंध छाई रहती थी। वहाँ
वहाँ अनगिनत खूंखार जानवर रहते थे। आम छात्रों के लिए यह मौत की जगह थी, लेकिन मेरे लिए ये स्वर्ग था। एक सैन्य ट्रक धीरे धीरे चौकी के सामने रुका। पीछे का दरवाजा खुला और पूरी तरह हथियारों से लैस दर्जनों छात्र नीचे उतरे। ये वे श्रेष्ठ छात्र थे जिन्होंने पहली परीक्षा पास की थी और अब उन्हें यहाँ 3 दिन की सर्वाइवल ट्रेनिंग करनी थी। ज्यादातर छात्रों के चेहरों पर उत्साह और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ मैं ही एक कोने में पुराना खाली बैग पीठ पर लटकाए और खाली हाथ खड़ा था। तभी पीछे से ताने भरी आवाज आई, अरे ये तो हमारा एक वार में जीतने वाला हीरो है। लियाओतियान अपने कुछ साथियों के साथ मेरी ओर आए। उन्होंने मेरे पैरों के पास रखा बड़ा बुना हुआ बोरा देखा और मुस्कुराकर कहा, सुना है तुमने अपनी सारी जमा पूंजी घटिया कच्चा मांस खरीदने में खर्च कर दी। क्या अंदर जाकर बारबेक्यू पार्टी करने वाले हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस लगभग 100 किलो वजन वाला मांस से भरा बोरा उठाया और कहा, रास्ता दो। मैं उसके कंधे से टकराते हुए सीधे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। उसके पीछे खड़े कुछ लोग मुझे रोकने वाले थे, लेकिन ली याओतियान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने मेरी पीठ को घूरते हुए जहरीली मुस्कान के साथ कहा, जल्दी मत करो, जंगल में लोगों का मर जाना आम बात है। अंदर पहुंचने दो, फिर इसे आराम से मारेंगे। आधे घंटे बाद मैं वीरान जंगल के 5 किलोमीटर अंदर पहुंच चुका था। मैंने सभी मुख्य रास्तों और उन जगहों से भी बचकर रास्ता चुना जहां खूंखार जानवर ज्यादा थे। मैं जानबूझकर उस दलदली इलाके में पहुंचा जो अंधेरा, नम और जहरीले कीड़ों से भरा हुआ था। मैं एक विशाल सड़े हुए पेड़ की जड़ों से घिरे दलदल के सामने रुका और मुस्कुराकर बोला, बाहर आओ मेरे बच्चों। मैंने वह बड़ा बोरा खोला और सैकड़ों किलो सड़ा हुआ मांस और अंदरूनी अंग पूरे दलदल में उड़ेल दिए। खून और सड़े मांस की गंध पल भर में चारों ओर फैल गई। मेरी आस्तीन और बालों में छिपा मच्छरों का झुंड तुरंत बाहर निकल आया। अब उनकी संख्या बढ़कर 500 हो चुकी थी। मैंने सबसे ऊंचा आदेश दिया, सब मिलकर खाओ, पूरी रफ्तार से प्रजनन शुरू करो। अगर कोई बाहर वाला यह दृश्य देख लेता तो जिंदगी भर डरावने सपने देखता। 500 मच्छर उस सड़े हुए मांस पर टूट पड़े। उनकी सूंडें लगातार मांस में धंस रही थीं और वे लालच से उसे चूस रहे थे। ऊर्जा मिलने के साथ उनके पेट चमकने लगे। यह नए विभाजन का संकेत था। रानी मिंग हे हवा में मंडरा रही थी और लगातार कम आवृत्ति वाली कंपन तरंगें छोड़ रही थी, जिससे पूरे झुंड की वृद्धि की गति कई गुना बढ़ रही थी। जैविक ऊर्जा लगातार खर्च हो रही थी और मच्छरों की संख्या विस्फोटक गति से बढ़ रही थी। लेकिन मेरी असली दिलचस्पी सिस्टम में खुले एक नए विकल्प में थी। मैंने बिना हिचकिचाए उसे सक्रिय कर दिया। आदेश मिलते ही नए पैदा हो रहे मच्छरों में भयानक बदलाव आने लगा। उनका शरीर अब सिर्फ काला नहीं रहा, उनके पेट पर हरे रंग की एक फूली हुई थैली बन गई, जिसके अंदर बेहद अस्थिर उच्च दबाव वाला जहरीला अम्ल भरा था। यही मेरी पहली विशेष युद्ध इकाई थी, सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटो। अकेले लड़ने की उसकी ताकत बहुत कम थी और वह तेज भी नहीं उड़ सकता था, लेकिन जैसे ही वह दुश्मन के पास पहुंचता उसके पेट की हरी थैली फट जाती और इतनी शक्तिशाली अम्लीय जहरीली तरल निकालती कि लोहे तक को गलाकर रख दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी लागत बेहद कम थी। सिर्फ एक टुकड़ा सड़ा हुआ मांस मिल जाए तो एक नया सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटो तैयार हो जाता। कला का असली रूप है विस्फोट। मैंने चावल के दाने जितने छोटे एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटो को उठाया। उसके पेट में चमकती हरी रोशनी को देखकर मेरे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। तभी अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे दूर कहीं भारी ट्रकों का काफिला गुजर रहा हो। लेकिन कुछ ही सेकंड में कंपन और तेज हो गई। दलदल का पानी लहराने लगा और पेड़ों की सूखी शाखाएं लगातार गिरने लगी। तभी सिस्टम की चेतावनी गूंजी, अलर्ट अलर्ट, अत्यधिक ऊर्जा प्रतिक्रिया का पता चला है। उत्तर दिशा में विशाल बीस्ट टाइड बन रही है, अनुमानित संख्या 10,000 से अधिक। मैं तुरंत उठकर एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर छलांग लगा गया और उत्तर दिशा की ओर देखा। कई किलोमीटर दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल बादल आसमान को ढकता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था। अनगिनत खूंखार जानवर पागलों की तरह इस दिशा में दौड़ रहे थे। वे हमला करने नहीं, बल्कि किसी चीज से जान बचाकर भाग रहे थे। उनके पीछे जरूर कोई और भी अधिक भयावह अस्तित्व था जो उन्हें मौत के डर से आगे धकेल रहा था। उसी समय सार्वजनिक संचार चैनल पर मदद की पुकारों की बाढ़ आ गई। कम्युनिकेशन डिवाइस से निराशा भरी चीखें, जानवरों के हमले और लोगों के चिल्लाने की आवाजें लगातार सुनाई देने लगी। मैंने सामने बाढ़ की तरह उमड़ते बीस्ट टाइड को देखा। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो तुरंत मुड़कर भाग जाता, लेकिन मैं नहीं भागा। इसके बजाय मैं हंसने लगा। मेरी हंसी धीरे धीरे और जोरदार होती गई, यहाँ तक कि वह पागलों जैसी ठहाकों में बदल गई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने दोनों हाथ फैलाकर उस तूफानी हवा का स्वागत किया। मैं अभी तक सोच रहा था कि सिर्फ इन कुछ 100 किलो सड़े हुए मांस से अपने कीटों की सेना को 10,000 से ऊपर कैसे बढ़ाऊं, लेकिन अब तो कई हजार टन ताजा चलता फिरता बुफे खुद मेरे पास आ गया है। मैंने नीचे दलदल की ओर देखा। वहाँ अब 5,000 से भी ज्यादा मच्छर जमा हो चुके थे। हरे रंग के सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटो और लाल रंग के वर्कर मॉस्किटो आपस में मिलकर मौत के काले बादल जैसी भयावह परत बना चुके थे। मैंने हाथ उठाकर सीधे सामने उमड़ते हुए बीस्ट टाइड की ओर इशारा किया। मेरी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। जाओ, इस दुनिया को दिखा दो कि असली प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। अगले ही पल 5,000 मच्छर एक साथ आसमान में उड़ गए। हवा में इकट्ठा होकर
होकर उन्होंने एक विशाल काले राक्षसी हाथ का आकार बना लिया और सीधे सामने उमड़ती हुई 10,000 खूंखार जानवरों की बाढ़ की ओर झपट पड़े। उजाड़ दलदल के किनारे सबसे आगे दौड़ता हुआ अर्थ ग्रेड फ्लेम लायन कुछ समझ भी नहीं पाया था कि हजारों मच्छरों ने उसे पल भर में ढक लिया। उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला और अगले ही पल वहाँ सिर्फ सफेद हड्डियों का ढांचा बचा। अभी ताकत काफी नहीं है। मैं पेड़ की चोटी पर खड़ा अपने कीटों की सेना के साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, तुम सब यहीं मरोगे। 1 किलोमीटर दूर जान बचाकर भाग रहे छात्रों के समूह में से किसी ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी पूरी समझ ही बदल दी। सस्ता हुडी पहने मैं एक सूखे विशाल पेड़ की चोटी पर दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था। मेरे पैरों के नीचे हरे और लाल रंग की चमक से दमकता हुआ काला बादल पूरी ताकत से जानवरों की पहली लहर से टकरा रहा था। क्या वह खुदकुशी करना चाहता है? सामने तो हजारों बेकाबू खूंखार जानवर हैं। भागते हुए छात्रों में से लिंगवान ने फिर पीछे देखा। अगले ही पल दोनों धाराएं आपस में टकराईं, लेकिन मेरे जानवरों के पैरों तले कुचल जाने की जगह सबसे आगे दौड़ती भीड़ ऐसे फटने लगी मानो किसी अदृश्य विशाल मीट ग्राइंडर में घुस गई हो। मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, हमला। सबसे आगे आयरन बैक भेड़ियों का झुंड था। उन्हें अपने लोहे जैसे शरीर पर बड़ा घमंड था जो गोलियों तक को रोक सकता था, लेकिन उनका सामना सैकड़ों सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटो से हुआ। लगातार छोटे छोटे धमाके होने लगे। हर मच्छर का विस्फोट अकेले में बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उनकी असली ताकत उनका तेजाब था। हरा जहरीला अम्ल चारों ओर बिखर गया और भेड़ियों की आंखों, नाक और यहाँ तक कि उनके लोहे जैसे शरीर को भी गलाने लगा। जो भेड़िए कुछ पल पहले तक अजेय लग रहे थे अब दर्द से जमीन पर तड़प रहे थे। मैंने हाथ हिलाया, वर्कर स्क्वाड आगे बढ़ो। पहले से तैयार 3,000 वर्कर मच्छर खून की गंध पाकर शार्क की तरह टूट पड़े। अब उन्हें किसी कमजोरी की तलाश नहीं करनी थी, क्योंकि पूरे शरीर पर ही कमजोर जगहें बन चुकी थी। वे तेजाब से बने घावों के अंदर घुस गए। 400 किलो वजन वाला एक विशाल अल्फा भेड़िया जैसे ही मुंह खोलकर मच्छरों को निगलने लगा, दर्जनों मच्छर सीधे उसके गले में घुस गए। सिर्फ 3 सेकंड बाद वह धड़ाम से गिर पड़ा। जो मच्छर उसके शरीर से बाहर निकले उनके पेट खून से फूले हुए चमक रहे थे। वे रुके नहीं, उड़ते उड़ते वहीं विभाजित हो गए। मेरी आंखों के सामने सिस्टम के आंकड़े पागलों की तरह बदलने लगे। अर्थ ग्रेड आयरन बैक वुल्फ का वध, इवोल्यूशन पॉइंट +50, अतिरिक्त ऊर्जा मिली, ऑटो स्प्लिट सक्रिय, वर्तमान झुंड 6,200। मैंने नीचे खून से लथपथ युद्ध भूमि को देखा। मेरी आंखों में दया का नाम नहीं था, सिर्फ बढ़ते आंकड़ों का नशा था। जो आगे हैं वे मरेंगे, पीछे वाले उनकी जगह भर देंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सेना कभी खत्म नहीं होगी। तभी दूसरी लहर भी पहुंच गई। इस बार विशाल जंगली भैंसों और दूसरे बड़े खूंखार जानवरों का झुंड था। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अनगिनत मच्छर उनके पैरों तले कुचल गए और कई उनके तेज पंजों से कटकर मर गए। मैंने देखा कि कुछ ही सेकंड में मेरे झुंड की संख्या सैकड़ों कम हो गई, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराया। थकाने वाली लड़ाई? हाँ, कीट जाति को इसी में सबसे ज्यादा मजा आता है। मैंने अपनी मानसिक शक्ति पूरी सीमा तक बढ़ा दी। मिंगहे क्वीन फील्ड सक्रिय करो। अब तक मेरे कंधे पर बैठी मिंगहे उड़कर युद्ध भूमि के ऊपर पहुंच गई। उसके चारों पंख बेहद तेजी से कांपने लगे और उसने ऐसी ध्वनि तरंगे छोड़ी जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते थे, लेकिन जिनसे पूरी कीट सेना पागल हो उठी। उस ध्वनि के प्रभाव से सभी वर्कर मच्छरों की हमला करने की गति 30% बढ़ गई। इससे भी भयानक ये हुआ कि मिंगहे ने अपना क्रिस्टल जैसा मुख खोला और गहरी सांस ली। पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला खून का धुआं लाल रेखाओं में बदलकर उसके शरीर में समाने लगा। फिर उसने लगातार अंडे बरसाने शुरू किए। वे जमीन पर गिरते ही फूट गए। 1000 मरे, कोई बात नहीं, अगले ही पल 2000 नए पैदा हो जाएंगे। लड़ाई के बीच लड़ाई से ही अपनी सेना बढ़ाना, यही वजह थी कि पूरी ब्रह्मांडीय सभ्यता कीट जाति को सबसे बड़ा निषिद्ध अस्तित्व मानती थी।